नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9th की हिस्ट्री किताब हम लोग लेके चल रहे हैं। ये है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। शुरुआत में छोटा सा इंट्रोडक्शन है, सेक्शन 2 लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज और सोसाइटीज़ को लेके पहले क्या पढ़ाया गया है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ गई, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। मेन शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट, सोसाइटी और कोलोनियलिज्म से। यहाँ पे सबसे शुरुआत में हमको फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है। जैसे कि शुरुआत कैसे हो रही है कि अगर हम अपने स्कूल में या होम में या अपने आसपास की चीज़ों की तरफ देखें और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि भाई फॉरेस्ट से क्या क्या आया है, तो अगर लकड़ी का कोई सामान हमको अपने चारों तरफ दिखा है तो वो पूरे चांसेस है कि वो फॉरेस्ट से निकल के आया है। तो हमारी किताबों में जो पेपर है वो फॉरेस्ट से आया है, जो डेस्क और कुर्सियाँ हैं वो वुडन है, वो फॉरेस्ट से आई हैं। डोर्स और विंडोज़ भी लकड़ी के बने हुए हैं। तब कुछ घरों में मेटल के भी डोर होते हैं, बट ज़्यादातर जगहों पे लकड़ियों के यूज़ होते हैं। तो भाई ये भी फॉरेस्ट से आए हैं। जो क्लोथ को कलर करने में डाई का इस्तेमाल होता है वो भी वही फॉरेस्ट से आई है। जो स्पाइसेस हैं हमारे फूड में, जो मसाले डाले गए हैं, वो भी किसी ना किसी फॉरेस्ट में कल्टीवेट किए गए होंगे। टॉफ़ी के ऊपर जो रैपर होता है सेल्लोफोन का, ठीक है, वो भी फॉरेस्ट से आया है। बीड़ीज, अगर आपने बीड़ी देखी हो, हालांकि देखने की ज़रूरत है नहीं, तो बीड़ी के अंदर जो तंबाकू होता है, तंबाकू के ऊपर चारों तरफ जो पत्ते होते हैं वो तेंदुलूफ होती है, वो फॉरेस्ट से आया है। गम, शहद, कॉफ़ी, टी, रबड़, ये सब फॉरेस्ट से है। हमारी चॉकलेट्स में जो ऑयल डाला जाता है वो भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से आया है। साल सीड से बना हुआ है ऑयल, और ये साल सीड्स फॉरेस्ट से आती हैं। कि जिस टैनन की मदद से आप जानवरों की खाल को और हाइड्स को लेदर में कन्वर्ट करते हो, वो भी फॉरेस्ट से आया है। मेडिसिनल पर्पसेस के लिए जिस प्रकार की हर्ब्स, जड़ी बूटियों, पौधों का इस्तेमाल होता है, वो भी फॉरेस्ट से आए हैं। फॉरेस्ट हमको बैम्बू वुड प्रोवाइड करता है फूड के लिए, फ्यूल के लिए। ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी की सारी चीज़ें फॉरेस्ट से आई हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए। अगर आप अमेजन रेन फॉरेस्ट की बात कर लीजिए या वेस्टर्न घाट्स के रेन फॉरेस्ट की बात कर लीजिए, तो यहाँ पे 500 अलग अलग प्रकार की स्पेशीज मिलती हैं एक ही फॉरेस्ट पैच में। मतलब इतनी ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी है एक फॉरेस्ट पैच में कि नाना प्रकार की 500 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की स्पेशीज मिलती हैं। बहुत सी स्पेशीज ऐसी हैं जिनको हम फाइंड कर चुके हैं, बहुत सी स्पेशीज ऐसी हैं जो कि नई हैं, उनको फाइंड किया जाना अभी भी बाकी है। अब ये जो हाईएस्ट लेवल की बायोडाइवर्सिटी है ना, ये खत्म हो रही है। 1700 से लेकर 1995 के टाइम पीरियड के बीच में मानव रेस ने, ह्यूमन रेस ने बहुत ज़बरदस्त तरक्की की। और वो तरक्की हमको नजर आई किस फॉर्म में? इंडस्ट्रियलाइजेशन की फॉर्म में। लेकिन इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नुकसान था। 13.9 मिलियन, यानी 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 39 लाख, 1 करोड़ 39 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट उड़ा दिया गया। और ये जो 1.39 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना, ये इलाका है लमसम 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया। तो ऑलमोस्ट 9.3 या फिर कह लीजिए 10% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते उड़ा दिया गया। ठीक है ना, मतलब इस एरिया को क्लियर किया गया ताकि उस जमीन का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए किया जा सके, या फिर पेड़ पौधों को उगाने के लिए किया जा सके, कल्टीवेशन के लिए किया जा सके, या फिर पास्चर्स के लिए किया जा सके। पास्चर्स मतलब कि भाई जो भी भेड़ बकरियां हैं वो चरती हैं, तो उनके लिए ग्रासेस चाहिए, तो पास्चर्स के लिए किया जाए हो, या फिर फ्यूल वुड पैदा करने के लिए, यानी कि लकड़ियों का प्रयोग करके जलाने के लिए, घर बनवाने के लिए, खासकर बेसिकली जला के खाना बनाने के लिए फ्यूल वुड के लिए प्रयोग किया गया हो। तो बेसिकली फ्यूल वुड के लिए, पास्चर्स के लिए, कल्टीवेशन के लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए जितना भी जंगल का इलाका काट के नॉर्मल ज़मीन में बदला गया है, ये लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है 1700 लेकर 1995 के बीच में, यानी लगभग 9.3%। और 1995 से लेकर 2020 तक तो कितना ही हुआ होगा, उसको कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि 1995 से लेकर 2020 का जो टाइम पीरियड है ना, ये वो समय है जब डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, और वो भी रिसोर्सेज और फॉरेस्ट को ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। यहाँ पे जो आपको फॉरेस्ट नज़र आ रहा है इस फिगर में, ये साल फॉरेस्ट है, और इसमें आपको अलग अलग ट्रीज, बहुत नाना प्रकार की बायोडाइवर्सिटी दिख सकती हैं। ये अगर आप ये वाले ट्रीज देखें तो बड़े ट्रीज हैं, यहाँ छोटे छोटे प्लांट्स भी उगे हुए हैं। तो इस एक जंगल के अंदर, ये जो सॉल फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ का, इसके अंदर बहुत सी नाना प्रकार के ट्रीज और प्लांट्स और एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत वेराइटी ऑफ स्पेशीज ऑफ बोथ फ्लोरा और फौना इस जंगल के अंदर मिल जाएगी। ये इतने डेंस फॉरेस्ट हैं, ऊपर की कैनोपी इतनी ब्रॉड है कि सनलाइट नीचे की रूफ, मतलब जमीन तक पहुंचती ही नहीं है। तो बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट। अब बात करते हैं वाई डिफॉरेस्टेशन। देखिए, फॉरेस्ट का गायब होना क्या बोला जाता है? डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन आज की परेशानी नहीं है।
डिफॉरेस्टेशन बहुत लंबे समय से चल रहा है, कई सदियों से डिफॉरेस्टेशन चल रहा है, कई सौ सालों से डिफॉरेस्टेशन चल रहा है। जहाँ पे भी मानव पहुंचा है, उस मानव ने नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग किया है अपने फायदे के लिए, पेड़ों को काटा है, चाहे वो जला के हीट पैदा करने के लिए काटा हो, खाना बनाने के लिए काटा हो, अपने लिए झोपड़पट्टी बनाने के लिए काटा हो, किसी भी चीज़ के लिए काटा हो। लेकिन कहीं ना कहीं कॉलोनियल रूल के दौरान पेड़ों का जो एक्सप्लॉयटेशन था, नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन था, ये ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चला। और जब ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन होगा तब जरूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, एक्सटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन होगा, जिसको आप कह सकते हो अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि अब आप जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो वो ऐसा कर रहे हो कि जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर रहे हो उतनी चीज़ फिर से रीजनरेट नहीं हो रही, तो वो खत्म हो रही है। और यहाँ पे देखते हैं सम कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। धीरे धीरे करके आप डिफॉरेस्टेशन को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 1.1 दे रखा है लैंड टू बी इम्प्रूव। अगर बात की जाए तो 1600 में इंडिया का 1/6 ऑफ द लैंड मास, यानी कि लगभग 16.66% लैंड मास इंडिया का कहाँ पे था? इट वॉज अंडर कल्टिवेशन। अब ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर इंडियन लैंड मास इन अंडर एग्रीकल्चर। ठीक है भाई। उसके बाद जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी है, लोगों की खाने की ज़रूरतें पड़ी हैं। 1960s 1950s के समय तो इंडिया में एक फूड क्राइसिस आ गई थी, लोगों के पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं थे। फॉर्चुनेटली 1960s के आधे में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिससे कि फसलों की पैदावार इतनी हुई कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा आया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आपको खाना ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो जिस लैंड पे आप उस खाने को प्रोड्यूस कर रहे हो उस लैंड को बढ़ाना पड़ेगा। तो कल्टीवेशन जिस लैंड पे हो रहा है उसकी बाउंड्रीज को बढ़ाना पड़ेगा, आपको और फॉरेस्ट को काट के नई ज़मीन बनानी पड़ेगी, नया लैंड लेके आना पड़ेगा कल्टीवेशन के अंदर। और कॉलोनियल पीरियड के दौरान, अंग्रेजों के दौरान, केवल इंडिया की बात नहीं हो रही, इंडिया में भी कॉलोनियलिस्ट आए थे, अंग्रेज आए थे, दुनिया भर की बहुत सी डेवलपिंग कंट्रीज जो आज की डेट में एक समय पर गुलाम रहा करती थी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, यूएस, जर्मनी जैसी कंट्रीज की। तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान कल्टीवेशन बहुत तेजी से बढ़ा। ठीक है ना। अब इंडिया की अगर बात की जाए तो कॉलोनियल पीरियड में जब कल्टीवेशन तेजी से बढ़ा, इसकी कुछ वजहें थी। पहली वजह तो ये थी कि ब्रिटिश चाहते थे कि भाई कल्टीवेशन बढ़े। होता ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में एंट्री मारी थी एज ट्रेडर्स, और ट्रेडर का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ट्रेडर का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट। इन ट्रेडर्स को ये पता था कि जूट, शुगर, व्हीट और कॉटन जैसी क्रॉप्स की बहुत डिमांड है यूरोप में, और यूरोप में फूड ग्रेन्स की भी बहुत डिमांड थी, यूरोप में रॉ मटेरियल्स की भी बहुत डिमांड थी। तो फूड ग्रेन्स हो, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन हो, इन हर चीज़ की डिमांड है शुगर ये यूरोप में। तो भाई यूरोप में चीज़ें लेके जानी पड़ेंगी ना, तो इंडिया से लेके जा सकते हो आप। तो अगर इंडिया से ये चीज़ें लेके जानी है तो इंडिया में आपको ग्रो भी तो करनी है, इसीलिए इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंडिया में यहाँ पे प्रमोट किया गया। और जब आप इंडिया में क्रॉप्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा क्रॉप्स को उगाने के लिए आपको ज़्यादा इलाका चाहिए। अभी ज़्यादा इलाका चाहिए तो फॉरेस्ट तो क्लियर करने ही पड़ेंगे ना। फिर भाई रॉ मटेरियल्स को उगाने के लिए भी इंडस्ट्रियल, देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज इन 19th century यूरोप वेयर फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल्स वर रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इन कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इंडिया में भी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, बट यूरोपीय कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उनको खाने पीने के लिए फूड ग्रेन्स चाहिए, तो इंडिया से उगा के वहां भेजी गई। फिर भाई वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। इंग्लैंड में तो 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। तो चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है तो वहां पे कोयला चाहिए, बहुत सारी और चीजें चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से जाएंगे? वो इंडिया से जाएंगे। तो हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पे थे, हमारे रॉ मटेरियल्स को भी लूट के वो लोग अपने देश में ले गए। उसके बाद जो कोलियनल स्टेट था ना, उसने अर्ली 19th सेंचुरी में फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव देखा। उस समय पे फॉरेस्ट की इकोलॉजिकल वैल्यू थी, बट इकोलॉजिकल वैल्यू पे कौन ध्यान देता था? आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ों पे, और पेड़ कट रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रहा है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता था। उस समय की सोसाइटी भी इतनी एडवांस नहीं थी, और ना उस समय पे एक्यूट थी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो उस समय पे इन कॉलोनिस्ट को लगा कि भाई ये इतनी इतनी जमीनों पे जंगल खड़े हैं, क्या मतलब इन जंगल का? ये बेकार है, ये विल्डरनेस है, या जंगली जानवर घूमने लगते हैं, क्या मतलब क्या है इसका? तो एक काम करो, जंगल काट दो, यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करो। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आएंगे, उससे हमको टैक्स मिलेगा, तो हमारी कमाई ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो 1880 से लेकर 1920 के बीच में लगभग 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स के कल्टीवेटेड एरिया को बढ़ाया गया। और ये जो 67 लाख हेक्टेयर्स बढ़ाया गया, ज़्यादातर फॉरेस्ट को काट के ही बढ़ाया गया। लेकिन अब आपको एक चीज़ समझनी है, जब भी हम
इस डाटा को देखते हैं कि लैंड ऑफ कल्टीवेशन मतलब एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है। अक्सर कर आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि राइस का एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गया, वीट का एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गया, ऑयल सीड्स का एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ गया। एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है, अच्छी बात है। कल्टीवेशन में जो ईल्ड बढ़ रही है वो भी अच्छी बात है, बट एक चीज अच्छी बात नहीं है। अगर आप कल्टीवेशन के एरिया को बढ़ा रहे हो एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो आप कुछ ह्यूमैनिटी और इकोलॉजी का भला नहीं कर रहे हो, आप इनफैक्ट इकोलॉजी को नुकसान पहुंचा रहे हो। अगर आप एग्रीकल्चर को करने के लिए पूरे के पूरे जंगल काट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप हमारे इस एनवायरमेंट का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगाड़ ही रहे हो ना। ये कौन सी वो वाली बात है। तो कल्टीवेशन के अंदर का एरिया बढ़ गया, ये हमेशा अच्छी बात नहीं होती। ये एक पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। ये फिगर देखिए दोस्तों, इस फिगर में आपको बहुत सारे बाइजन्स नजर आ रहे हैं। बाइजन्स को काफी नॉर्थ अमेरिका में काट के खाया पिया जाता है। तो ये पेंटिंग है जॉन डॉसन के द्वारा। ये भी भाई एंशंट नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा, तो जो नेटिव अमेरिकन थे जो कि ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेन्स में रहते थे, लकोटा ट्राइब्स के, ये लोग मेज उगाते थे, मक्का उगाते थे, वाइल्ड प्लांट्स को उगाते थे और बाइसन को हंट करते थे। और एक बहुत बड़ा इलाका था जहाँ पे ये बाइसन घूमता था, रेंज करता था। बाइसन के नंबर्स भी बहुत ज़्यादा थे। इन्हीं बाइसन को मार के ये लकोटा ट्राइब वाले खा जाते थे। जब इंग्लिश सेटलर्स पहुंचे नॉर्थ अमेरिका में, और एक बात बता दूं, एक समय पर भी नॉर्थ अमेरिका में भी अंग्रेज का गुलामी थी, ठीक है। वो अलग बात है कि वहां के अंग्रेज ही नॉर्थ अमेरिका में सेटल करके बोल दिया कि ये नॉर्थ अमेरिका तो हमारी कंट्री है, हमें कोई मतलब नहीं इंग्लैंड से। बट ये जो इंग्लिश सेटलर्स शुरुआत में जब नॉर्थ अमेरिका में आए, तो उन्होंने देखा यार इतने बड़े जंगल, इतने सारे बाइजन, इतने की जरूरत नहीं है। तो 1860s में बाइजन को लार्ज नंबर से मारा गया, बहुत से पेड़ों को काटा गया और उस इलाके को एग्रीकल्चर के अंदर लेके आया गया। तो ये केवल इंडिया में नहीं हो रहा था, ये टेंडेंसी पेड़ों को काटने की, जानवरों को मार के, ठीक है, एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ाने की पूरी दुनिया में थी। हर जो उस जगह पे थी जहां पे कोलोनिज्म एंट्री मार चुका था। अब एक बात और बता दूं, मान लीजिए कि किसी जगह पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा। वैसे तो जहां पे भी ह्यूमन सेटलमेंट पाई गई है वहां पे एक डिफॉल्ट चीज आप मान के चलते हो कि वहां पे कल्टीवेशन होता होगा, वो लोग अपने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्रोड्यूस करते होंगे। बट अगर किसी जगह पे कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई रहता नहीं है, वहां पे भी लोग रहते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया पहुंचे ना वाइट सेटलर्स, उन्होंने देखा कि ये कॉन्टिनेंट तो खाली है, यहाँ ज़्यादा कुछ ग्रो हो नहीं रहा है। यहाँ पे अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लैंडस्केप इतना टफ है कि एबोरिजिनल ट्रैक्स, वो लोग जो कि जब से ह्यूमैनिटी उस जगह पे एग्जिस्ट करती तब से वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने गाइड किया इन वाइट सेटलर्स को कहाँ पे कैसे जाना है, क्या काम करना है। और ऑस्ट्रेलिया में जो एबोरिजिनल ट्राइब्स रहती थी, वो ट्राइब्स ने अपने इलाके को बांट रखा था अपने अपने एंसेस्टर्स के हिसाब से। जैसे कि नगारी दिन जेरी जो ट्राइब थे, जो लोग थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने अपने पहले एंसेस्टर नुगुरु नदेरी के नाम पे अपने इलाके को बांट रखा था। और इनके इलाके में 5 अलग अलग इन्वायरमेंट्स थे, सॉल्ट वाटर, रिवरीन ट्रैक्स, लेक्स, बुश और डेजर्ट प्लेन्स, ठीक है, जो उनकी सोशियो इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करते थे। बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे। तो हर जगह जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट पाई गई है, एग्रीकल्चर बहुत एक्सटेंसिव हो, कल्टीवेशन बहुत एक्सटेंसिव हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद उस समय के जो कोलोनाइजर्स थे, ये जो व्हाइट सेटलर्स थे जो दुनिया भर को जाके कोलोनाइज कर रहे थे, उनका व्यू पॉइंट क्या था वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। द आइडिया दैट अनकल्टिवेटेड लैंड हैड टू बी टेकन ओवर एंड इम्प्रूव्ड वॉज पॉपुलर विद कोलोनाइजर्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जहां जहां पे भी कोलोनाइजर्स यानी कि इंग्लैंड, यूरोपियन लोग गए जिन्होंने जाके उस लैंड को कोलोनाइज किया, वहां पे कब्जा किया, उनका एक आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट 1896 में अमेरिकन राइटर रिचर्ड हार्डिंग ने लिखा है। सेंट्रल अमेरिका में एक जो जगह है हॉन्डुरस, इसके लिए क्या लिखा है पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। There is no more interesting question of the present day than that of what is to be done with the world's land, which is lying unimproved. Whether it shall go to the great power that is willing to turn it to account, or remain with its original owner who fails to understand its value. The Central Americans are like a gang of semi-barbarians in a beautiful furnished house, of which they can understand neither its possibility of comfort nor its use. यानी कि यहाँ पे कॉलोनाइजर्स का माइंडसेट दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए हम किसी एक जगह पे गए, तो मान लीजिए इंग्लैंड वाले इंडिया में आए और उन्होंने देखा यहाँ बहुत सारे पेड़ खड़े हुए हैं। अब इंग्लैंड वालों को क्या लग रहा है कि इन पेड़ का क्या मतलब है, इकोलॉजिकल वैल्यू के बारे में उतना आइडिया नहीं और उस समय का एनवायरमेंट इतना खराब भी नहीं था। तो भैया पेड़ ये तो खड़े हैं, तो बेकार है, अंग्रेज क्या सोचेगा, ये तो बेकार है, ये तो पेड़ खराब है, इनकी क्या जरूरत है। अरे भाई आप इतनी अच्छी जगह पे रह रहे हो, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, अरे इन पेड़ को काटो, अपने लिए इस्तेमाल करो। तो कुल मिला के सेंट्रल अमेरिका में जो नेटिव एबोरिजिनल्स रहते थे, उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ रहना सीख लिया था।
तो इनको क्या बोला, सेमी बार्बिनस, कि ये तो जानवर मार के खाते हैं, ये तो इतने ब्यूटीफुल घर में रह रहे हैं, इनके चारों तरफ इतने सारे रिसोर्सेज हैं, इनको तो रिसोर्स इस्तेमाल करना आता ही नहीं है। तो जब इतनी कीमती चीज एक जगह पे खड़ी हुई है तो ये कीमती चीज किसके पास जानी चाहिए, पूछ रहे हैं रिचर्ड हार्डिंग। रिचर्ड हार्डिंग कह रहे हैं कि ये जो कीमती चीज है, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट है, ये इन सेंट्रल अमेरिकन के इन ट्राइबल्स के पास जाने चाहिए जो कि जानवर मार मार के खा रहे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि वो कितनी अच्छी चीज के बीच में रह रहे हैं, या फिर उन ग्रेट पावर्स के पास जानी चाहिए, उन कॉलोनाइजर्स के पास जानी चाहिए जो कि इन चीजों की वैल्यू को समझते हैं। इस बेसिस पे कॉलोनाइजर्स ने अपने एक्शंस को जस्टिफाई किया। उन्होंने बोला कि ये रिसोर्सेज, अरे भाई इनको एक्सप्लॉइट करो, ये खड़े हुए तुम इनके साथ रह के क्या कर रहे हो, तुम तो अमीरी के बीच में रह रहे हो और गरीब बनना चाहते हो। तो इस तरीके की लॉजिक दे रहे थे उस समय पे कॉलोनाइजर्स। और आप देखोगे कि सेंट्रल अमेरिका में 3 साल बाद अमेरिकन ओन्ड एक कंपनी खुली जिसका नाम था यूनाइटेड फ्रूट कंपनी, जो कि सेंट्रल अमेरिका में बनानास को एक मेजर स्केल पे बनाती थी। और इस कंपनी की सेंट्रल अमेरिका की सरकारों के ऊपर इतनी चलने लगी कि इन कंट्रीज को, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को बनाना रिपब्लिक कहा जाने लगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स। एक बेसिक शुरुआती आइडिया दे देता हूँ, बताऊंगा मैं इसको अगली वीडियो में। ये 1897 की आइकॉनिक पिक्चर है दोस्तों। सिंगमुंग फॉरेस्ट है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में, वहां पे पेड़ों को काट के, सॉल के बड़े बड़े जो लॉग्स को काट के स्लीपर बनाए जा रहे हैं। कभी अगर आपने रेलवे ट्रैक्स देखे हो, देखे ही होंगे आपने, तो भाई रेलवे ट्रैक्स पे बड़ी बड़ी जो वुडन स्लीपर्स हैं वो ऐसे बिछाए जाते हैं और इसके ऊपर 2 ट्रैक्स रन करते हैं। ट्रैक तो आयरन का होता है, लेकिन ये आयरन का ट्रैक जिस चीज के ऊपर रखा होता है वो वुडन प्लेट्स होती हैं, उनको आप बोलते हो वुडन स्लीपर्स। जब 1850s के समय पे रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में, तो बहुत मैसिव अमाउंट में वुड की जरूरत थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ इंडिया में, इन वुड्स को काट के स्लीपर्स बनाने की जरूरत थी ताकि रेलवे लाइन बिछाई जा सके। तो ये देखिए यहाँ पे 1897 की पिक्चर है। ये आदिवासी छोटा नागपुर प्लेट्यू के सिंगमन फॉरेस्ट में काम कर रहे हैं। इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काम दिया कि आप पेड़ काटो, स्मूथ प्लैंक बनाओ जो कि रेलवे के स्लीपर्स की तरह काम करेंगे। खास बात यह कि इन आदिवासियों को बहुत कम पैसा दिया जाता था इस काम का। उल्टा ये आदिवासी इस लकड़ी का प्रयोग अपना घर बनाने के लिए नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। ये वीडियो का एनालिसिस अगले वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। चैनल पे ज्वाइन का बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो, बिल्कुल करिए दोस्तों। अगर आप कर सकते हैं तो, अगर आप पे भारी नहीं पड़ता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपकी जर्नी डॉट से आप दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की PDF मिल जाएगी।